तो उसको लिखना ऐसे क्या कहते हैं, एक पॉइंट बना के लिखो, इन फॉलोइंग मैनर्स हाई कोर्ट स्टैब्लिश इन इंडिया। इन फॉलोइंग मैनर्स हाई कोर्ट स्टैब्लिश इन इंडिया, यानी कि इसी जो मैं क्रम लिखा रहा हूं उसमें हाई कोर्ट बने थे, स्टैब्लिश इन इंडिया। अब ये क्रम क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत पूरे के पूरे 25 नहीं याद करने, कौन कब कैसे बना। शुरू के आपको 5-6 हाई कोर्ट याद करने पड़ेंगे कि कौन सा कब बना। वजह यह है कि ये ऑर्डर वाइज लगाने को आता है कि सबसे पहला हाई कोर्ट कौन था और उसके बाद हाई कोर्ट आपका कौन था। ठीक है, तो सीधे आपका लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे 1862। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेगा 1862 और इसके आगे एरो बना के लिख दो, यानी कि ब्रिटिश पीरियड में 62 में 3 हाई कोर्ट जो है वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए थे, स्टैब्लिश बाय द ब्रिटिशर्स। तो लिखो कौन कौन से थे। मुंबई, ठीक है, एक ये बनाया गया था। उसके बाद कोलकाता, एक ये बनाया गया था। और उसके बाद चेन्नई। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, चेन्नई हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, ऑर्डर वाइज लगाने को आ सकता है तीनों जगह आपके। ठीक है, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया और चेन्नई हो गया। ठीक है, तीनों आपके देखिए, मुंबई, यहाँ पर मुंबई हो गया आपका, इधर आपका कोलकाता हो गया और नीचे आपका चेन्नई हो गया। ठीक है, तीनों हाई कोर्ट कुछ इस तरीके से एस्टैब्लिश किए गए थे। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट बना के लिखना 1866। 1866, ठीक है, यानी कि कह सकते हो 4 साल के बाद जो है थोड़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसको आप लोग आज प्रयागराज हाई कोर्ट कहते हैं, तो 66 में लिख दो, लेकिन उस समय तो इलाहाबाद ही था तो नाम यही लिखोगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो अब क्या था, यहीं से आपके इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऑर्डर वाइज लगाने को दे देते हैं। ठीक है, खैर फिर आगे बढ़ते हैं। 1916 लिखिएगा, 1916, 1916, इसमें लिखो पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि अगर हम ऑर्डर वाइज चलें तो सबसे पहले आपके ये 3 शहरों में हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए थे। फिर आप कह सकते हो कि दूसरा आपका जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, और तीसरा जो है आपका वो पटना हाई कोर्ट आपका 1916 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला बढ़ते हैं। 1916 के बाद लिखिएगा 1928, ऑर्डर वाइज देखा जाए तो ये 4th आपका हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, 28 में आपका स्टैब्लिश हुआ कश्मीर हाई कोर्ट, कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, और एक आखिरी और लिख लो बस, आपका 5th जो हाई कोर्ट था, ठीक है, 5th हाई कोर्ट, ये स्थापित यानी कि स्टैब्लिश किया गया 1948 में, 48 में। और 48 में 2 हाई कोर्टों को स्टैब्लिश किया गया। पहला लिखो उड़ीसा, उड़ीसा, और दूसरा आपका गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो देखिए ये आपको जो ऑर्डर वाइज 5 है। अब इसमें क्या करते हैं, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये तो एक ही साल स्टैब्लिश हुए थे, तो इसमें कुछ वो नहीं होता कि मुंबई पहले हुआ या कलकत्ता पहले हुआ, चेन्नई पहले हुआ। लेकिन जब ऑप्शंस बनते हैं तो कुछ ऐसे बनते हैं, आपको क्या दे देंगे, पटना दे देंगे, आपको इलाहाबाद दे देंगे, आपको कश्मीर दे देंगे और आपको कलकत्ता दे देंगे। ठीक है, अब बोलेंगे कि इन चारों में से सबसे पहला कौन सा स्टैब्लिश हुआ। इस तरीके से एक क्वेश्चन तो ये बनता है। या इसी की जगह क्या कर देंगे, और अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ बनाना होगा तो इनमें नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, और बोलेंगे सही ऑर्डर में लगाओ। ठीक, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को ये वाला डेटा याद करवाने की कोशिश करो कि आपके 62 में ये वाले मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, 66 में इलाहाबाद, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तरीका ये हो सकता है इनके पूछने का, और वो तरीका है क्या, ईयर देकर कि बोल दें कि भाई बताओ कश्मीर इसमें से किस साल स्थापित किया गया, या उड़ीसा और गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है कब स्थापित किया गया, या आजाद भारत का पहले 2 हाई कोर्ट्स कौन से आपके स्टैब्लिश किए गए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जितना डेटा मैंने सामने आपके लिखा है, अगर आप लोगों को उतना भी याद हो जाता है तो आप आराम से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसी में एक और डेटा लिखो जो अक्सर पीसीएस में आते हैं, आपके स्टेट पीसीएस में। लिखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट has the highest number of judges. इलाहाबाद हाई कोर्ट जो प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ
जजेस, हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस। ठीक है, अब वो होना भी क्या है, नेचुरल है। क्यों? क्योंकि भाई आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी कि किसका हाईकोर्ट हो गया, यूपी का हाईकोर्ट हो गया। और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है पूरे भारत में 28 राज्यों में सबसे ज्यादा है, लगभग लगभग मान के चलिए कि 25 से 28 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो भाई जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो केसेस भी, क्राइम्स भी ज्यादा होंगे, उसके हिसाब से केसेस भी क्या होंगे, हाई कोर्ट में ज्यादा पहुंचेंगे। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की सबसे ज्यादा जजेस की पॉपुलेशन या नंबर रखा गया है। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं, एग्जाम में आएगा तो ये टिक करके आना। इन केस अगर आ जाए कि कितना मैक्सिमम कहाँ तक उसमें जजेस हो सकते हैं, तो 160 है नहीं अभी इस समय, लेकिन 160 तक जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो आपके हाई कोर्ट में किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ, मुझे हाँ बोलो। तो ये जो 160 जज है वो खाली इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाँ, किए जा सकते हैं या हर कोर्ट में? नहीं नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में खाली इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बड़ा। खाली इलाहाबाद हाई कोर्ट में। या फिर उसकी जो बेंच है दोनों मिलाकर, इलाहाबाद में एक आपके यूपी की दो है ना, एक तो मेन हेडक्वार्टर इलाहाबाद में हो गया, दूसरी सी बेंच कहाँ हो गई, लखनऊ में हो गई। तो दोनों को मिलाकर, वैसे एक क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आप लोग के लोअर पीसीएस में आ जाए। ज्यादातर क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा जजों की संख्या किसमें निर्धारित की गई है, तो आपने टिक करके आना है इलाहाबाद हाई कोर्ट में निर्धारित की गई। ठीक है, इतना भी कर लोगे। पता वाह, ये हाँ बोलो। जो ये हाई कोर्ट्स ने जो आपने लिखाया है उसके और भी अदर हाई कोर्ट भी होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट सेम ही होंगे। नहीं, ये 5 जो शुरू के लिखा है मैंने। जी हाँ, तो सर इंपॉर्टेंट ये होंगे, अदर जो और भी नहीं, स्टेट में भी तो होंगे हाई कोर्ट। ऐसे नहीं, तो ऐसे 25 हाई कोर्ट जो हैं उनका डेट लिख के फायदा नहीं है ना। जो शुरू के आपके 5 नहीं ऑर्डर वही। वाइज हैं, हाँ वही लिखो आप, बाकी के याद नहीं करने। जी। जैसे मध्य प्रदेश का 1936 हो गया, पंजाब का 60, वो याद फायदा नहीं उसका। हाँ, उधर का आप स्टेट फीचर्स देने जा रहे हो तो अलग बात है। ठीक है, इतना याद कर लिया हमने, बहुत है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारी चीज यहाँ पर खत्म हुई। चलिए अगला, अब अपना हेडिंग डालिएगा आप लोग। यहाँ भी आपके एग्जाम में आ जाता है, लिखिएगा न्याय पंचायत। एक और हेडिंग लिखिएगा, न्याय, न्याय पंचायत। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, न्याय पंचायत, न्याय पंचायत। ठीक है, हेडिंग डाल के लिख दीजिए न्याय पंचायत, न्याय पंचायत। इसमें लिखिएगा न्याय पंचायत हैंडल द केसेस, यानी कि किसकी सुनवाई कर सकते हैं, हैंडल द केसेस, हैंडल द केसेस, हैंडल द केसेस ऑफ दीवानी, ऑफ दीवानी एंड फौजदारी। अभी लिख के बताता हूं फिर, ऑफ दीवानी, दीवानी एंड फौज, FAUZ, फौजदारी। ठीक है, दीवानी एंड फौजदारी, दीवानी, दीवानी एंड फौजदारी। ठीक है, दीवानी एंड फौजदारी। ठीक, अब ये दीवानी और फौजदारी मैंने दो वर्ड लिखाए हैं। एक और पॉइंट लिखो, फिर समझाता हूं मैं कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पीसीएस में, बस उसको समझ लो आप लोग। दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, न्याय पंचायत कैन नॉट अनाउंस्ड सेंटेंस, न्याय पंचायत कैन नॉट अनाउंस्ड सेंटेंस, यानी कि कारावास का दंड नहीं दे सकता है। कैन नॉट, कैन नॉट अनाउंस्ड, कैन नॉट अनाउंस्ड सेंटेंस। ठीक है, कारावास नहीं दे सकता ये। ठीक, यानी कि अगर ये नहीं सकता फिर क्या कर सकता है, सिर्फ आपका फाइनेंशियल जो फाइन है आपका वो लगा सकता है। ठीक है, अब यहीं पे जहां दीवानी लिखा है वहीं पे एक एरो बना के लिख लो, ₹500। और जहां फौजदारी लिखा है वहां पे लिख दो ₹250, ₹250। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपके जुर्माने हैं या आपके फाइन है। ठीक है, और एक और आप पॉइंट लिख दीजिए, कैन नॉट अपील अगेंस्ट, या कैन नॉट अपील इन हायर कोर्ट। इसके निर्णय के विरुद्ध, यानी कि न्याय पंचायत के निर्णय के विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट अपील, कैन नॉट अपील इन हायर कोर्ट्स। बस यहाँ काम हमारा पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म। यहाँ से क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है, दीवानी जो है वो आपके क्या होते हैं, सिविल मैटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे गांव में क्या होते हैं अक्सर सिविल मैटर्स, अगर दीवानी मैटर्स,
कि भाई किसी के खेत में जो है कोई जानवर घुस गया, ठीक है, उसने वहां की उसकी फसल को खराब कर दिया, या किसी के कुएं में किसी के और किसान का गंदा पानी चला गया, या उसने जो नहर आ रही थी उसमें से उसको बीच में से तोड़ के अपनी नहर के लिए पानी निकाल लिया, ठीक है। फौजदारी क्या हो गया, थोड़े बहुत आपके क्रिमिनल केसेस हो गए, क्रिमिनल भी बहुत हल्के लेवल के, जैसे चाटा मार दिया, धक्का दे दिया, ये नहीं कि जान से मारा, कि लाठी मार दी सर पे या लोहे की रॉड मार दी, फिर वो तो फिर बहुत हीनियस क्राइम हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर वाले केस हो गए। फौजदारी में आप मान सकते हो कि जैसे थोड़ी बहुत, जैसे बहुत छोटे लेवल पर जिसको हमको बोलते हैं क्राइम, कि झापड़ हो गया, धक्का हो गया, या चुपके से ना उसकी गए और खेत से उसकी बाड़ हटा दी या चुरा ली बाड़ उसकी, ऐसा ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें जो ये न्याय पंचायत होती है, इसको ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपका क्या कहते हैं, 500 रुपये जुर्माना इसमें दीवानी में, सिविल केसेस में, और फौजदारी में 250 रुपये जुर्माना लगाने की परमिशन है, बस, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके न्याय पंचायत है, इससे ही संबंधित आपके क्या आते हैं, आपके जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। अब लिखो अगला, ग्राम न्यायालय। इसी तरीके से आपका क्या होता है, विलेज कोर्ट होता है, हेडिंग डाल दो विलेज कोर्ट, विलेज कोर्ट, या इसको हम लोग हिंदी में जो है वो क्या बोलते हैं, ग्राम न्यायालय बोलते हैं, ठीक है, ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय, या विलेज कोर्ट, या विलेज फिर कोर्ट। भी सर आर्टिकल्स भी हैं, हाँ, जैसे न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय के आर्टिकल, किस नहीं नहीं आर्टिकल में नहीं आते नहीं, वो आर्टिकल छोड़ दो अभी, उसकी जरूरत नहीं इसमें, हैं? ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके आर्टिकल में देख के बताऊंगा, आर्टिकल की जगह छोड़ देना अभी, क्योंकि मुझे इसके एक सब पैरास देखने हैं, फिर मैं आप लोगों को लिखा दूंगा। अच्छा, विलेज पंचायत या ग्राम न्यायालय जो है उसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखो, पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 2008, पहला पॉइंट तो ये बन जाएगा, पास्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इन 2008, इन 2008, ठीक है। तो बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना कि क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा आपसे पीसीएस में कि ग्राम न्यायालय या विलेज पंचायत की स्थापना कब की गई थी संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, 2007, 8, 9, 10। पीसीएस की खासियत ये होती है, इनके क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि ये हमेशा पास पास के ऑप्शन देते हैं, 7 दे देंगे, 8 दे देंगे, 9 दे देंगे और 10 दे देंगे, हमेशा इनकी खासियत होती है कि क्योंकि इससे आपका वो क्या करते हैं, एक्यूरेसी लेवल चेक कर लेते हैं, और इसी में आप देखते हो कि क्वेश्चन एक्यूरेसी आपकी निकल गई तो आराम से पास आउट हो जाते हो, ठीक। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विलेज कोर्ट की स्थापना का बिल जो पास किया गया पार्लियामेंट से या कब की गई, तो 2008 टिक करना। दूसरा क्वेश्चन आप बना के लिखो, सेकंड पॉइंट बना के, इम्प्लीमेंटेड, कब से ये इसने काम करना शुरू किया या भारत में कब लागू हुआ, पूरे भारत में, इम्प्लीमेंटेड ऑन 2 अक्टूबर 2009, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड ऑन 2 अक्टूबर 2009। तो दोनों क्वेश्चन जो है बिल्कुल अलग अलग बनेंगे, दोनों फैक्ट्स बिल्कुल अलग बनेंगे, क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ना है इसको, ठीक है। अच्छा, फिर लिखो अगला पॉइंट करके, थर्ड पॉइंट, द जज ऑफ द विलेज कोर्ट, द जज ऑफ द विलेज कोर्ट, जज ऑफ द विलेज कोर्ट, जज ऑफ द विलेज कोर्ट, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अपॉइंट कौन करता है, तो लिख दो जज ऑफ दी दिस कोर्ट या विलेज कोर्ट, विलेज कोर्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि, हाँ प्रिया बोलो। सर ये गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है बोलते हैं ना, तो हाँ सर हाँ, ये भी राय तो किसकी लेता होगा, एडवाइस? सीएम प्लस कैबिनेट, हाँ वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर कुछ और है, राय उसको तो वही बोलता है, लेकिन इसमें आगे लिख लो या खाली सुन लो कि गवर्नर जो ये विलेज कोर्ट में आपका जज अपॉइंट कर रहा है, इसके लिए वो सलाह या परामर्श जो है वो किससे लेता है, हाई कोर्ट से लेता है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट का मतलब ही हो गया कि हाई कोर्ट भी कहेगा और सीएम प्लस कैबिनेट भी एक लिस्ट भेजते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट में आके लिख लो, द विलेज कोर्ट, अगला लिखो, द विलेज कोर्ट, जो ये ग्राम न्यायालय होते हैं, द विलेज कोर्ट इज अ मोबाइल कोर्ट, ये एक मोबाइल कोर्ट मेन तौर पे काम करेगा, इज अ मोबाइल कोर्ट। यानी कि एक और क्वेश्चन बन सकता है यहां से
कि विलेज कोड का एक और अल्टरनेटिव नेम क्या है आपका, तो मोबाइल कोड है, या विलेज कोड को और क्या कहा जाता है, मोबाइल कोड कहा जाता है। वजह यह है कि ये आपका गांव गांव जाकर जो जज है और उनकी जो पूरी टीम है गांव गांव जाती है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, ये भी लिख दो, यहाँ पे लिख देना, जो जज होते हैं उसके आगे एरो बना के लिख दो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। ठीक है, फर्स्ट क्लास क्या होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें तीन चार फैक्ट मिल गए कि भाई विलेज कोर्ट का एक और नाम क्या है, मोबाइल कोर्ट है, और ये क्या होते हैं आपके फर्स्ट क्लास आपके क्या होते हैं, मजिस्ट्रेट आपके होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज की ये मोबाइल कोड वाला जैसे समझा था। तो ये मोबाइल कोड क्या बोला आपने घर में जाके क्या? मोबाइल कोड ये हो गया ना कि जैसे अपना पूरा लाव लश्कर जीप भरी, जैसे अगर हम बोले कि अपना उत्तराखंड में है तो कभी विकासनगर चले गए, कभी डाक पत्थर चले गए, उसके बाद कभी आपका कहाँ त्यूणी चले गए, वहीं से चंबा निकल गए। ठीक। और वहाँ जो भी उस गांव के क्षेत्र में जो आपके क्या हैं सिविल केसेस हैं, ठीक है, या क्या होंगे फौजदारी यानी कि क्रिमिनल आपके केसेस होंगे, उनको ये क्या करने की कोशिश करते हैं, आपका न्याय देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पुलिस लेके आती है पूरा का पूरा केस। फिर किसी का मान लीजिए जमीन का विवाद है, किसी का कुछ भी आपके जानवरों का विवाद है, कुछ भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। और इनके जजमेंट को अगेंस्ट में अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, तो एक अलग ही चीज हो गई आपकी। खैर, और ये जो आपका, इनके जजमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं? हाँ, इनके जजमेंट के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं आराम से। लेकिन वही होता है ना कि फिर जब आप, कहाँ न्याय पंचायत में जाएंगे? नहीं, न्याय पंचायत तो नीचे होगी ना, ये तो विलेज पंचायत आपकी हो गई, तो इससे ऊपर जाओगे तो कहाँ जाओगे आप, सेशन कोर्ट में जाओगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, फिर उससे ऊपर आपका हाई कोर्ट में जाओगे। ठीक। तो बस इतना याद रखो, इतना आप ठीक लोग के है। पीछे इसमें आएगा नहीं। दूसरा एक और चीज सुन लीजिए कि विलेज पंचायत में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपील की जाती है, यानी कि इसमें कोई आपको फीस नहीं भरनी होती है, क्योंकि विलेजेस में आप जा रहे हैं तो गांव वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस तरीके की कोई चीज जमा करें। ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा आपका फैमिली कोर्ट, फटाफट लिखो, फैमिली, फैमिली कोर्ट। कोई भी सिर्फ से एक क्वेश्चन अटक सकता है आपके एग्जाम में, फैमिली कोर्ट। ठीक है, फैमिली कोर्ट, इसमें लिखिएगा, ये इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय। ठीक है। और इसमें लिख दीजिए स्टैब्लिश इन 1984, इसका गठन जो है कब किया गया था, स्टैब्लिश इन 1984। ठीक है, स्टैब्लिश इन 1984, 1984। ठीक। और इस बस इसमें खाली लिख लो, सुन लो कि इसके अगेंस्ट जितने भी आपके ऐसे होते हैं ना, डाइवोर्स आपका हो गया, या क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस वाले कुछ केसेस आपके हो गए, या आपके संपत्ति का बंटवारा हो गया है, संपत्ति का क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन आपका हो गया, वसीयत हो गई, ये सब मामले मेन तौर पे इसमें फैमिली कोर्ट में तो डाउरी डाउरी के और उसके तलाक वाले मामले आते हैं। तो इसमें भी अगर कंसर्न पार्टी जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो लोग ऊपर वाली कोर्टों में अपील कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो एक तो हमारा फैमिली कोर्ट का सर ये याद रखना बस आप। हाँ, हाँ लेकिन बोलो। जो न्याय पंचायत के जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते और सबके उसमें जा सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं, तो बोल रहा हूँ। हाँ, जो न्याय न्याय ग्राम न्यायालय, सॉरी न्याय पंचायत, न्याय, हम्म। हाँ, हम्म। उसके अगेंस्ट में नहीं, बाकी तो उसका है ही कितने का केस, उस देखो सेंटेंस तो देना हम्म। पड़ता है, वो मुश्किल से 500 रुपये का हट जाना है या 250 रुपये का, वो फिर आपको देना पड़ेगा उसमें तो। अगर आप उसके अगेंस्ट में अपील करने आओगे तो उससे ज्यादा तो कोर्ट फीस जमा कर दोगे या वकील की फीस जमा कर दोगे। ठीक है। चलिए आगे आते हैं, तो एक हमारा यहाँ फैमिली कोर्ट खत्म, इसमें और आगे हमने नहीं पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद अगला लिखो, अधिकरण या ट्रिब्यूनल, TRIBUNAL, अधिक ट्रिब्यूनल, या इसको हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं वो अधिकरण बोलते हैं, अधिकरण। ठीक है। एक बड़ा आपने नाम फेमस सुना होगा, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखो सीधा, अ, इसमें लिखिएगा इट कम्स अंडर आर्टिकल, इट कम्स अंडर आर्टिकल, इट कम्स अंडर आर्टिकल, पहला लिखो 323, 323A, 323A, और दूसरा आपका लिखो 323B।
ठीक है, 323B। ठीक, और इसमें आपका 2 एरो बना दो, बस फटाफट लिख दो इसको, क्योंकि ज़्यादा इसमें समझाना नहीं है, बस जो मेन है बता रहा हूँ मैं। 2 एरो बना के लिख दो। सबसे पहला लिख दो यहाँ पर 323A में आपका कैट, जा रहा हूँ फिर मैं, और आपका सैट। ठीक है, और 323B में जो है वो आप एरो बना के लिख दीजिए, जैसे कि आपका क्या हो गया, एनजीटी, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो, ये सब चीज़ें आपके देखते हैं, एनजीटी आपका हो गया। ठीक है, या आपके जो भी और भी ट्रिब्यूनल हैं जो कि किसी खास मकसद के लिए बने गए हैं, सारे के सारे इसमें आएंगे, किसमें, 323B में। अब देखो कैट क्या होता है। कैट जो होता है आपका, ये होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी कि जैसे मान लो कोई आपका आईएएस ऑफिसर है, कोई आपका आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, इनका कुछ प्रमोशन का डिस्प्यूट है, या कुछ ट्रांसफर का डिस्प्यूट है, या कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट है जो उनको सर्विस को लेकर है, तो ये लोग जो है कहाँ अपील करते हैं, कैट में जाके अपील करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बाद में आते हैं, सीधे ये लोग कहाँ जाएंगे, कैट में। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो सैट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जैसे कि आपके पीसीएस में जितने भी आपके अधिकारी हैं, ठीक है, अगर इनको कोई परेशानी है, प्रमोशन रुक गया है, या इनका एसीआर खराब कर दी गई है, या निगेटिव मार्किंग कर दी गई है, तो ये लोग भी कहाँ जाएंगे, सैट में आपके जाएंगे। ठीक है, अब यहीं से आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे, क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि बताओ कैट और सैट जो है वो किस आर्टिकल के तहत आता है संविधान के। तो आपने टिक करके आना है 323A में आपका आता है। ठीक है, रटा मार लो इसको, 323A में। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जो किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है, वो किस आर्टिकल्स में आते हैं, तो आपने टिक करके आना है 323B में। ठीक, एक चीज तुम्हारी ये हुई। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि एज यूजुअल है कि ये ए है और बी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आर्टिकल संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगला पॉइंट बना के लिख दीजिए, बोथ आर्टिकल्स, दोनों के दोनों, बोथ आर्टिकल्स एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ आर्टिकल्स एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो बाई 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है, बोलना नहीं इसको, बाई 42nd अमेंडमेंट 1976। और मान लो एक और चीज, थर्ड पॉइंट, कि अगर ये पूछ ले कि ट्रिब्यूनल जो है किस आर्टिकल में आते हैं, तो कर दिया टिक ए और बी 323। अगर पूछेगा कि किस पार्ट में आता है ट्रिब्यूनल, ठीक है, पार्ट कौन सा है, तो आपने टिक करके आना है 14A, इसको भी लिख दो 14A। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे फैक्ट्स हो गए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कि कौन सा आपका पार्ट है, कौन सा आपका आर्टिकल है, और किस अमेंडमेंट के द्वारा ये आपका जो ट्रिब्यूनल है वो कॉन्सेप्ट आपका जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहीं पे जहां आपने एनजीटी लिखा है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पीसीएस में रिपीट हो जाता है, कि ये जो एनजीटी है ये कब आपका बना था, तो वहीं पे एक एरो बना के लिख दो 18 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010। ठीक है, एक साल मत भूलना। और पीसीएस में और खास तौर पे लोअर में बहुत ज्यादा डीप पे तो नहीं पूछते, लेकिन रटाफिकेशन ज्यादा पूछते हैं, तो हो सकता है कि आपको डेट और ईयर पूछ लें, यानी कि ऑप्शन में क्या दे दें, जैसे आपको ऐसे दे दें कि 15 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010, है ना, 22 अक्टूबर। तो ये थोड़ा सा कोशिश करो याद करने की, 18 अक्टूबर 2010 में आपका जो है एनजीटी स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अच्छा, और ये भी पूछ ले कि अगर इसका पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है एनजीटी का, तो एनजीटी का हेडक्वार्टर जो है वो आपका दिल्ली में है। ठीक है, वहीं पे लिख सकते हैं आप लोग, द हेडक्वार्टर ऑफ एनजीटी इन दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में जो है इसका क्या हो गया, आपका हेडक्वार्टर हो गया। ठीक है, हेडक्वार्टर। और अगर पूछ ले कि एनजीटी के रीजनल जो आपके वो है कोर्ट्स हैं, रीजनल कोर्ट्स इनको हम लोग बोल सकते हैं, या रीजनल सेंटर भी आप लिख सकते हैं इसको, वो कहाँ कहाँ पर है एनजीटी के। ठीक है, तब उस हालत में आपने क्या टिक करना है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, चार आपके हो गए। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप लोग। पहला आपका एनजीटी का कहाँ है, भोपाल में है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि एनजीटी का रीजनल सेंटर नहीं, कहाँ नहीं है,
तो भोपाल हो गया, पुणे हो गया। हाँ प्रिया, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो? पुणे हो गया। सर हाँ ये पूछे सर, कैट ऑफ क्या चीज? कलकत्ता। भोपाल। सर फिर चौथा क्या बोला आपने? आप पुणे, भोपाल कलकत्ता, हो गया, चेन्नई। पुणे। हाँ नहीं, भोपाल पुणे। हाँ भोपाल पुणे कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। और सर ये कैट और सेट का भी ये इंडिया भी हर, आ सकता है, देखो, कैट और सेट का। देखो सैट, देखो कैट तो सेंटर का होता है, मतलब एक ही होता है कैट, ठीक है। उसके भी रीजनल है पर उतने आपको डिटेल में नहीं जाना। उसका तो एक है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी नहीं याद। सर, इनकी ये स्टेबलाइज कब होगा, कैट और, बनेगा सर? ये जब आपका ये सेट। अमेंडमेंट पास हुआ 76 में, उसके बाद उसी अच्छा साल है सर। ना। ठीक है, चलिए खैर आगे सर बढ़ते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट हो गया 1976, उसी में आपका क्या टिक करके आ जाना, कैट। और आपका क्या हो गया, सैट जो है, ये दोनों टिक करके आ जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज हम लोग ले लेते हैं, वो है आपका, ये भी एग्जाम में पीसीएस में आ सकता है, AFT। AFT, AFT, इसका फुल फॉर्म लिख लो, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, यानी कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, यानी कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। ठीक है, सशस्त्र बल न्याय, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, सशस्त्र बल, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। ठीक है, ये आप लिखेंगे, इसमें लिख दीजिएगा, पहला पॉइंट बना के लिख दो, स्टैब्लिश। ये कब किया गया, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, स्टैब्लिश इन 2009। ठीक है, 2009 में बनाया गया ये, स्टैब्लिश इन 2009। ठीक है, हाँ बोलो। प्रिया कुछ पूछ रहे हो? नो सर। फिर इसका हेडक्वार्टर लिखो, दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर क्या हो गया? तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई AFT का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। और फिर लिखो रीजनल। ठीक है, आपका रीजनल जो इसके वो हैं, कोर्ट्स हैं या ट्रिब्यूनल है, वो लिख दो, रीजनल ट्रिब्यूनल, रीजनल ट्रिब्यूनल। तो उसके आगे एरो बना के लिख दो 10। 10 हैं, आपको याद नहीं करनी, बस याद करना कि कितने हैं आपके। ठीक है, तो 10 हमारे क्या है, रीजनल ट्रिब्यूनल्स है। ठीक है, 10 क्या हो गया हमारे, रीजनल ट्रिब्यूनल्स आपके हो गए। और अगर इन केस थोड़ा सा ये एक कदम आगे गए, तो ये पूछ सकते हैं कि AFT में जो जजेस होते हैं वो कौन होते हैं। तो AFT में जो आपके चेयरमैन होते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं क्या, रिटायर्ड जज ऑफ, क्या कहते हैं, हाई, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और अगर वो नहीं है, तो उनकी जगह फिर क्या हो गए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। इसको आप लिख सकते हैं पॉइंट बना के, एक मिनट, पॉइंट बना के लिख दो, रिटायर्ड, ऐसे लिख दो चेयरमैन, और उसके आगे एरो बनाओ, चेयरमैन लिखो, चेयरमैन, और उसके आगे एरो बना के लिख दो, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो ये मिल जाए भाई, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और अगर ये नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या लेंगे, रिटायर्ड, सेवानिवृत्त जो है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या अगर ये नहीं है तो फिर हम इनको लेंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फिर हम इनको जो है यहां पर ले लेंगे। चलिए ठीक है, इसमें बहुत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अब लिखो आप लोग कैग, CAG, कैग। इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 3-4 लाइन में लिखना है बस, इसको ज्यादा नहीं जाना हमने। कैग लिख दो, CAG, कैग, कैग। और सबसे पहला हेडिंग डाल दिए, तो उसमें सबसे पहले लिखो आर्टिकल पूछता है कौन सा है। ठीक है, तो आर्टिकल लिखो इसका 148, रट्टा मान लेना आप लोग, 148। ये प्रिया कर लिया था कल के असाइनमेंट जो दिए थे, गोरखा दिया था, अल्मोड़ा दिया था, दोनों पढ़ लिए थे किताब से?
हाँ, हल्का फुल्का पढ़ लिया। थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया? नहीं, अगर पढ़ नहीं लिया तो फिर मैंने टेस्ट अपलोड कर दिया है, कल रात को ही कर दिया था। टेस्ट नंबर 6 जो है, अभी मैं उसको थोड़ा सा और उसके आगे भी लिखना शुरू कर दूंगा कि कौन सा गोरखा से, कौन सा टेस्ट चंद से बनाया गया है, कौन सा परमार से है। जिससे स्पेसिफिक जो आपको टेस्ट अगर देना हो किसी हिस्ट्री पढ़ने के बाद परमार का या चंद का, तो दे सको। लेकिन अभी जो अपलोड किया है टेस्ट नंबर 6 जो है वो गोरखा से है, बाकी 1 2 3 4 5 जो है वो हिस्ट्री का है। मतलब कुछ परमार से ले रखे हैं, कुछ आपके जो है परमार से पहले स्टोन एज वाले ले रखे हैं। तो अभी अगर अटेंड करना शाम तक, तो टेस्ट नंबर 6 को अटेंड करना गोरखा पढ़ने के बाद। ठीक है, चलो खैर। तो फिर अल्मोड़ा का है, अल्मोड़ा का मैं क्वेश्चंस जो है बना रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबब्ली शाम तक उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसको भी पढ़ना, ठीक है, लगातार पढ़ते रहोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो कैग में आपका हो गया आर्टिकल 148। एक तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया कि सीधा सीधा कि भाई किस आर्टिकल में आता है, तो 148 में आपका आता है। ठीक, उसके बाद लिखो दूसरा पॉइंट करके, सेकंड पॉइंट करके, कैग होल्ड ऑफिस, कब तक वो पद ग्रहण करता है? कैग होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर्स, या तो 6 साल तक, और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, अप टू द एज ऑफ अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, या तो 6 साल तक करेगा या 65 साल तक, दोनों में से जो पहले हो जाए। तो यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कैग कब रिटायर होता है, तो 6 साल टिक करना है या 65 साल टिक करके आना। ठीक है, उसके बाद बिफोर द टेन्योर ही गिव रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। अब इसी को शॉर्ट करके लिख दो, रिजाइन या गिव रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। अपना त्याग पत्र किसको देता है? प्रेसिडेंट को, अगर समय से पहले हटा है तो। ठीक है, वो मैं लिखा नहीं रहा हूं ना, आप लोग लिखो। ये अंडरस्टैंडिंग थिंग है कि पूरा लाइन बना के लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। शॉर्ट में लिख दो, गिव हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, अगर वो छोड़ना चाहता है तो। क्वेश्चन आता है कि भाई कैग जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, तो आपके प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, गिव हिज रेजिग्नेशन टू दी प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन टू दी प्रेसिडेंट। अगर जब इसने अपना अगर इसने अपना टेन्योर पूरे होने से पहले प्रेसिडेंट को रिजाइनेशन दे दिया, तो हाँ, उसकी जगह कौन अपॉइंटमेंट किया जाएगा? वो फिर या आप, हाँ वो फिर नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ना कैग को। जो भी नया होगा, जो सरकार रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, फिर सरकार जो प्रेसिडेंट जब होगा नए व्यक्ति को अपॉइंट करेगा। ठीक है, और जब तक सर वो अपॉइंटमेंट नहीं होगा तब तक क्या करेंगे नहीं नहीं, वो उसके बिहाफ पे? वो एक हफ्ते में या 1.5 2 हफ्ते में अपॉइंटमेंट नया हो जाता है। ठीक, बहुत कम होता है ऐसा कि ये कैग का पद क्या रहे, खाली है आपका। ठीक, दूसरा चीज और इसको सुन लो। सर एक बार हाँ बोलो। सर एक बार पूछनी, सर जो एएफटी आपने बताया था, सर हाँ, इसमें भी क्या होता है? इसमें भी कुछ टाइम इनका भी क्या कहता है, जो टाइम ड्यूरेशन कितने तक का होता है और एज कितने इसमें तक का होता है? इसमें जो होता है 4 साल या 70 साल। ठीक है, वहां लिख 4 ईयर लो, और 4 इयर्स अप टू और एज ऑफ 70 एज 70। है। हाँ, तो एएफटी में लेकिन एक फर्क है, ध्यान रखना। अगर जो एएफटी का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, तब तो उसके साथ 4 साल होगा या 70 साल की एज तक, जो पहले हो जाए। लेकिन अगर एएफटी का जो चेयरमैन है, ठीक है, वो कहाँ से बना है? हाई कोर्ट से बना है, क्योंकि मैंने लिखाया था या तो सुप्रीम कोर्ट का जज मिल जाए या रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज मिल जाए। ठीक है, उस हालात में जो है, उस न्यायालय के हालात में जो है, वही होगा 4 साल या 65 साल, दोनों में से पहले हो जाए। ठीक है, ये एफटी के चेयरमैन के। खैर इतना डीप बहुत रेयर है कि आपके पीसीएस में आ जाए, लेकिन आ जाएगा तो कर लेना। ठीक, देखो मैं आप लोगों को ना इस समय बिल्कुल जो लोअर पीसीएस का पैटर्न है और जो अपर पीसीएस का पैटर्न है, बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जितना मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन डीप में आ सकता है वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि अपनी एनर्जी ना जितना ज्यादा हो सके जो सिंगल एंड स्टेटमेंट वाली डेटा है ना, उसको याद करने में लगाओ। ठीक है, और कोशिश करना, वो उसमें मैंने 30 क्वेश्चन डाले हैं टेस्ट नंबर 6 में। अगर आपका 30 में से 20+ मार्किंग जा रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। ठीक है, 20+, कोशिश करो कि इसको 25+ तक ले जाओ। अच्छा, तो कैग का हमारा हो गया, ये 65 हो गया, 6 साल हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। अच्छा, फिर कैग के बारे में एक और चीज क्या है कि कैग को उसी तरीके से हटाया जा सकता है समय से पहले, जैसे कि हम हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, फॉर्मूला लिखाया था। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आपके पीसीएस में आता है कि कैग को हटाने का जो प्रोसेस है
वो आप बताइए कौन से, किसके समानांतर है, किसके इक्विवेलेंट है। तो नीचे एक ऑप्शन में दे दिया होगा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो टिक करके आप ठीक। अच्छा, उसके बाद ओथ जो होता है वो लिखो नहीं, खाली सुन लो। कैग को जो ओथ है वो कौन दिलाता है, हमको पता ही है कि भाई कैग को ओथ कौन दिलाएगा, आपका प्रेसिडेंट जो है ओथ दिलाएगा, ठीक है। और जो ये आपकी ओथ की लैंग्वेज है, जो ओथ की परिभाषा है, वो आपकी जो है किसमें लिखी हुई है, थर्ड शेड्यूल में, यानी कि तीसरी अनुसूची में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन बन सकता है, थर्ड शेड्यूल या तीसरी अनुसूची में इसकी ओथ की जो परिभाषा है वो लिखी हुई है। अब बात करें कि इसका वेतनमान यानी कि सैलरी कितनी होती है, तो अगला पॉइंट बनाकर लिख दो शॉर्ट में, सैलरी 2.50 यानी कि 2,50,000 रुपीज पर मंथ जो है इसकी सैलरी होती है। और एक और अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, लॉजिकल वाली बात है कि इसकी सैलरी कहाँ से विड्रॉ होती होगी, इसकी जो तनख्वाह है वो कहाँ से निकाली जाती होगी। सेंसिटिव से फंड, हाँ, क्या बोल रहे थे, कंसोलिडेटेड फंड, ऑफ दी, क्या सेंटर स्टेट, ये सेंट्रल होगी सर, सेंटर से होगी सर। सेंटर सेंटर, ठीक है। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ दोनों के साथ कि आप लोग को दो को हो सकता है कई बेसिक चीजें भी ना पता हो या भूल गए हो, साफ सी बात, तो मैं उसको रिवाइज करूंगा। लगेगा सुनने में बड़ी चाइल्डिश की, बच्चा ये बचकाना चीज है पूछना कि सैलरी कहाँ से भाई, जब कैग सेंटर का एम्प्लॉय है, सेंटर में काम कर रहा है, पूरा देखभाल करता है, तो एस डी वाले की स्टेट उसकी तनख्वाह क्या दूंगे। लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो मैं अभी यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आप लोग एग्जाम में वो गलती ना करके आ जाए, ठीक है। तो भाई इसकी सैलरी जो है वो कहाँ से विड्रॉ होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया से होती है, यानी कि सेंटर जो है इसकी तनख्वाह आपकी देता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज सुन लीजिए जो एग्जाम में आता है, कि जब ये रिटायर्ड होता है कैग, तो इसको दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जाता है, और उसके रिटायरमेंट के बाद ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी पोस्ट में या स्टेट गवर्नमेंट की किसी के अंडर किसी पोस्ट में ये अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होगा कि तो फिर इसको लालच दे देंगे कि भाई जब तुम रिटायर होगे तो हम तुम्हें अपने अपॉइंट कर देंगे, इसलिए इसको कहा गया है कि भाई तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद खाली पेंशन खाना, और तुम फर्दर अब दोबारा कहीं भी रीअपॉइंट नहीं होगे, ठीक। अब आते हैं मेन पावर्स एंड ड्यूटीज पे, एक लाइन में लिख लो इसकी पावर्स और ड्यूटीज क्या है कैग की, तो लिखो कैग, इसमें लिख लो मीथेन इज द मेन कंपोनेंट, मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी गैस, सीएनजी गैस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर उसके बाद लिखिए अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड, अगला पॉइंट लिखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्वेश्चन क्या आता है कि बताओ इन चारों में से ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है किसको कहा जाता है, ठीक है। आपको दे देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम क्या है, आपका ऑयल ऑफ विट्रियोल नाम जो है इसको कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखो, सीमेंट, जो आज भाई 21st सेंचुरी के सबसे जान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इंफ्रास्ट्रक्चर सब सीमेंट की बदौलत खड़ी हो रही हैं, तो लिखो सीमेंट वॉज इन्वेंटेड बाय, किसने किया था भाई, सीमेंट वॉज इन्वेंटेड बाय जोसेफ, जोसेफ अस्पर्डिंग, जोसेफ, जोसेफ ऑस्पर्डिंग, ऑस ऑस्पर्डीन, डी आई एन, डीन ऑस्पर्डीन, ठीक है, जोसेफ ऑस्पर्डिंग। देखा होगा इस बार के अपर पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि विटामिन की खोज या इन्वेंटेड किसने, ऐसा करके कुछ था उसका। तो सीमेंट वॉज इन्वेंटेड बाय जोसेफ ऑस्पर्डिंग, ठीक है। फिर अगला लिखिए, मीथेन, फिर से लिखो, मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, और किसका मीथेन कंपोनेंट होता है, मीथेन इज द मेन कंपोनेंट, या मेन एलिमेंट लिखो, या मेन कंपोनेंट ऑफ
गोबर गैस, गोबर गैस, ठीक है, मेन तौर पे होता है, तो इसलिए इसको बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है, कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, ठीक है। फिर अगला पॉइंट लिखो, ऑक्टेन नंबर, AUC करके, ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, या ऐसे लिख लो द करेक्टर ऑफ पेट्रोल, या क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। तो क्वेश्चन कैसा आता है कि ऑक्टेन नंबर का रिलेशन बताओ किससे होता है, पेट्रोल से होता है कि कैरोसिन ऑयल से होता है कि डीजल से होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑक्टेन नंबर का रिलेशन किससे होता है, आपके पेट्रोल से आपका होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगला लिखिएगा, इन लेड बैटरीज, इन लेड बैटरीज आज भी यूज की जाती है कई जगहों पर, इन लेड बैटरीज सल्फ्यूरिक एसिड हैज बीन यूज्ड, किसका यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हैज बीन यूज्ड, ठीक है। लेड बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसको लिख के आना, इसमें वो मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक है। फिर लिखो कोबाल, कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन भी साथ में कराऊंगा मैं, कोबाल, कोबाल इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, कोबाल इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। फिर अगला लिखो, सिलिकॉन इज यूज्ड इन, या सिलिकॉन यूज्ड फॉर मेकिंग आईसी चिप्स, अगला पॉइंट करके लिखना, सिलिकॉन, सिलिकॉन यूज्ड फॉर मेकिंग, यूज्ड फॉर मेकिंग आईसी चिप्स, ठीक है, सिलिकॉन यूज्ड, सिलिकॉन यूज्ड फॉर मेकिंग आईसी चिप्स। तो ये हमारे इसमें लगी होती है, आपके हमारे मोबाइल फोन में है, लैपटॉप में है, लगभग लगभग हर जगह आपकी आईसी चिप होती है। तो ये आप क्वेश्चन टिक करके आएंगे भाई, कहाँ लगी होती है, तो आईसी चिप में आपकी लगी होती है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसके क्वेश्चन भी आप लोग को लिखा दूं, ठीक है। अगला लिखो, नेक्स्ट आपका, अ, हाँ ये लिखो, अब समझाता हूँ, पहले लिख लो इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें आता है एग्जाम में, लिखिए, टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स आर 10, ठीक है। बस ये 10 टिक करके आना वहां पर, टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर 10, ठीक है। देखो, असल में जो अमीनो एसिड होते हैं वो टोटल क्या होते हैं आपके, 20 होते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो भूलना नहीं, अमीनो ए से अमीनो एसिड तो 20 होते हैं, उसमें से एसेंशियल कितने होते हैं, तो आपके 10 होते हैं, ठीक है। अभी एसेंशियल का मतलब क्या हुआ, कि ये हमारी बॉडी जो है खुद बना नहीं सकती है, ये हमको फूड के तौर पे, खाने के तौर पे खाना ही होता है, वरना हमारे बॉडी में कई तरीके के जो हार्मोन्स हैं वो नहीं बन पाएंगे ठीक से, कई तरीके के एंजाइम्स हैं वो नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि इनका सोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका फूड है। वैसा फूड नहीं खाओगे तो अमीनो एसिड की कमी हो जाएगी, और अमीनो एसिड की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अपने आप जो क्या कहते हैं बीमारियां हैं या हार्मोन है, एंजाइम है, वो आपके कम हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, एक मिनट। अच्छा, अगला आप लिखो, एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसमें से कई सब पार्ट करके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं साथ में समझा भी दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है कि, ठीक, आप लोगों ने 2 कॉलम बनाओ,
एक में लिखो एनिमल और एक में लिखो फाइलम। ठीक है, फाइलम जो बहुत बार एग्जाम में पीसीएस में पूछे गए हैं, मैं वही करा रहा हूं और दोबारा पूछे आएंगे। ठीक है, सबसे पहला लिखो वेल। सबसे पहला लिखिएगा वेल। वेल जो है असल में क्या होते हैं आपके, ये आपके मैमल होते हैं। ठीक है, स्तनधारी बोलते हैं इनको। ठीक, और इसमें क्या लिखा होता है, वेल फिश लिखा होता है, लेकिन वो फिश नहीं होते, वो मैमल होते हैं। ठीक है, तो वेल क्या हो गई, मैमल। अब अगर वेल मैमल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पानी के अंदर सांस नहीं लेते हैं, इनको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। ठीक है, हाँ बोलो प्रिया, कुछ पूछ रहे हो? तो ये बीच में करेक्शन कर गया था, ये आपने क्या लिखा है एनिमल और ये क्या लिखा है? फाइलम, 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 फाइलम। संघ लिख दो इसको हिंदी में, संघ। संघ हो गया जानवर और संघ। ठीक है, तो पहला आपका वेल हो गया। ये वेल सुन लिया था, वेल जो है क्या होगी, मैमल है, स्तनधारी है। हाँ। ये आपके बच्चे पैदा करती है, साथ में इसमें क्या होते हैं, सांस लेने के लिए गिल्स नहीं होते हैं, आपके लंग्स होते हैं। तो पानी के बाहर मुंह निकाल के सांस लेना पड़ता है। ठीक है, सेकंड आपका लिखिए जेली फिश। जेली फिश। ठीक है, जेली फिश लिखिएगा। और जेली फिश में लिख दो, ये आपके फिश नहीं होते हैं, ये बिलोंग करते हैं सिलेंट्रेटा को। बड़ा खतरनाक नाम है, COLEN, सिलेंट टी रेटा। बस ये रट्टा मार लो, ज्यादा मैं इसको ज्यादा समझा के फायदा नहीं है कि इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, कुछ नहीं फायदा इसका। जेली फिश, लेकिन ये फिश नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, सिलेंट्रेटा है। फिर थर्ड आपका लिखो क्रे फिश, CRAY करके, क्रे फिश। ये भी फिश नहीं है, ध्यान रखना, क्रे फिश। क्रे फिश ये आपका क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्रे फिश नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा वही है जिनमें, जिनके अंदर में खटमलों को, मकड़ी को, जितने भी प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं उनके इसी फाइलम में रखा जाता है। तो क्रे फिश भी इसी के अंदर है। ठीक है, फिर चौथा लिखो आपका, तो ये ऐसे आ सकते हैं, सर ये कभी ऐसे आ सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा सिलेंडर ये क्या है टाइप का, ये मतलब कुछ हाँ, इनके बारे में डिफाइन कर दे। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, मतलब कभी ये नहीं। ऐसे आएगा आर्थ्रोपोडा ऐसे टाइप का, ये कुछ देखो, ज्यादा नहीं आएगा ना आर्थ्रोपोडा नहीं पर? नहीं, मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना आपके पीसीएस में आ सकता है, क्योंकि अब इसके हम लोग जनरल कैरेक्टर करने जाएंगे तो फालतू वाली बात हो जाएगी कि सिलेंट्रेटा में क्या होता है कि ओशन के अंदर है और उसमें कोई फायदा नहीं इतना पढ़ के। हमको तो वो पढ़ना है जो टारगेट ओरिएंटेड हो। ठीक है प्रिया, तो जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही रट्टा मारो बस। अभी जेलीफिश सिलेंट्रेटा लिख लो, ये लिख दिया प्रिया, प्रेरणा? जिसमें ठीक है, फिर क्रे फिश के बाद लिखो डेविल फिश। अब सबके आगे फिश लिखा हुआ है पर वो है नहीं फिश, डेविल फिश। डेविल फिश। ठीक है, डेविल फिश में लिखिएगा, डेविल फिश जो है वो आपकी है मोलस्का। मोलस्का, MOLLUSCA, मोलस्का। ठीक है, डेविल फिश। उसके बाद पांचवा लिखो, जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और अपने अपने घरों में देखा है, सिल्वर फिश। देखा है भाई घरों में किसी ने? किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिल्वर फिश। हाँ, बताओ। सब बुक्स में होती है, वो हाँ, छोटा सा किताबों के अंदर कीड़ा जो होता छोटा है। सा कीड़ा होता है ना, बहुत पुरानी किताबों को खोलो तो बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो ये किसका है, आर्थ्रोपोडा का ही है, आर्थ्रोपोडा। तो ये फिश नहीं है। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको चार ऑप्शन देंगे और चार में से तीन जगह एक्चुअल में फिश दे देंगे और एक जगह दे देंगे सिल्वर फिश, और पूछेंगे इनमें से कौन सा एक्चुअल में फिश नहीं है। फिश नहीं है तो ये ध्यान रखना, सिल्वर फिश। ऐसी डेविल फिश भी फिश नहीं है, क्रे फिश, सबके आगे फिश लगा रखा है उन्होंने जानबूझ के। ठीक है, ठीक, चलिए, तो ये आपका एक, आपको पांच याद रखने हैं। बहुत उम्मीद है कि इसमें से आपके एग्जाम में जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ज्यादा परेशान नहीं हो, जितना मैं करा रहा हूँ बस उतना करो। बिल्कुल डिटो मैं वैसे ही कराऊंगा जैसे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है।
और जैसे हमने देखा है कि भाई हम लोग को जो है क्या, बार बार ये फार्मूला भूलना नहीं, 40 40 और आपका 25 प्लस, ठीक है। तो यानी कि जो आपका सो कॉल्ड 60 क्वेश्चन जीएस के हैं उसमें से आपने 40 क्वेश्चन सही करने हैं, और प्लस में चले जाओ तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो अब जैसे पिछले साल का मैंने आप लोगों को पेपर दिखाया था 22 का, कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन जनरल साइंस से आए थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस साल ही उतने ही आए, हो सकता है कि बढ़ ना जाए। हाँ, उत्तराखंड का पक्का है 40 से 50 के बीच में, ये बात तो पक्की है, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर अगला लिखो, अर्थराइटिस डिजीज। पूछ सकते हैं भाई कि अर्थराइटिस में क्या हो जाता है शरीर में, तो लिख दो अर्थराइटिस, सबने सुना होगा अर्थराइटिस, ठीक है, अर्थराइटिस डिजीज। इसको हम लोग हिंदी में जो है वो क्या बोलते हैं, गठिया रोग बोलते हैं, ठीक है, गठिया रोग। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अर्थराइटिस डिजीज या गठिया रोग जो है, इन चारों में से क्या चीज शरीर में बढ़ जाने के कारण होता है गठिया रोग। तो एरो बना के लिख दो, इंक्रीज इन द यूरिक एसिड। जब किसी के शरीर में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाए तो गठिया रोग हो जाता है, ठीक है। अब देखो आपके एग्जाम में ऑप्शन में कैसे दे देंगे, यूरिक एसिड दे देंगे, एल्ब्यूमिन दे देंगे, कोलेस्ट्रॉल दे देंगे, या यूरिया दे देंगे, या फैट दे देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन भी ऐसे मिले जुले देते हैं लोग, और खास तौर पे कंफ्यूज करने के लिए यूरिक एसिड के साथ वो एक ऑप्शन देते, से ए में लिख दिया यूरिक एसिड और बी ऑप्शन में लिख दिया आपका यूरिया, तो ज्यादातर जल्दबाजी में लोग यूरिया मार के आ जाते हैं। यूरिया का गठिया रोग से कोई संबंध नहीं है, आपको रट्टा मार लेना है, यूरिक एसिड जब किसी के शरीर में बढ़ता है तो अर्थराइटिस या गठिया रोग हो जाता है आपका, ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन जो अब यूरिया लिखी दिया है, यूरिया हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन बनाता है, हार्ट बनाता है कि लिवर बनाता है कि किडनी बनाती है, क्या आप टिक करोगे, हार्ट लिवर किडनी, यूरिया कौन बनाता है, तो किडनी। किडनी। प्रिया, मैं किडनी कह रही किडनी। किडनी कहते हैं, चलो इसको लिख लो फिर, यूरिया प्रोड्यूस बाय लिवर, ठीक है। यूरिया, और इसमें मैक्सिमम लोग किडनी करके आते हैं, यूरिया प्रोड्यूस बाय लिवर, ठीक है। लगातार हमारा जितना टॉक्सिक सब्सटेंस है यूरिया जो है उसमें, यूरिया बहुत लेस टॉक्सिक होता है, कन्वर्ट आपका होता रहता है, प्रोड्यूस बाय लिवर, प्रोड्यूस बाय लिवर, ठीक है। फिर एक और लिखो, ये भी बहुत बार आया आर ओ से लेकर लोअर पीसीएस में, एक वर्ड लिखिएगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक, लैक्टिक LACTIC, लैक्टिक एसिड। अब ये कब बनता है और कहां बनता है, इसमें लिख दो लैक्टिक एसिड, एरो बना के लिखना, रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल, रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल, इसको ऐसे लिख दो एग्जॉस्टनेस, या मसल वीकनेस तो नहीं लिखेंगे, जब आपकी मसल क्या होती है, थक जाती है, तब आपकी लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल एग्जॉस्ट, हिंदी में और हिंदी में लिखा तो लिख दो मसल के थकने पर बनती है लैक्टिक एसिड जो आपका होता है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो लैक्टिक एसिड मसल में बना है ढेर सारा, वो तुरंत लीवर क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है और फिर शरीर से बाहर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे आप लगातार हाथ को ऐसे मुट्ठी को करते रहिए करते रहिए, 1 मिनट बाद क्या होगा, आपका ये मसल थक जाएंगे, हाथ आप ऐसे करना बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पूरे मसल में क्या बन गया है, लैक्टिक एसिड बन गया है, तो वो मसल के काम करने के तरीकों को रोक देता है। लेकिन 3-4 मिनट का अगर आप आराम करेंगे तो उतनी देर में लैक्टिक एसिड यहाँ से निकल जाता है और फिर से आपकी मसल क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलो भाई, अब जरा उत्तराखंड निकाल लो, आज का भी मैं अभी आधे घंटे के अंदर असाइनमेंट भेज दूंगा कि जो आप लोग को उत्तराखंड से करना है, क्योंकि साथ साथ में करते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी आ सकता है। ना ना ना, अरे नहीं, इतना नहीं। अब एक स्टेप कर लो, क्योंकि वही है ना कि, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को दिमाग में बात डाल दे रहा हूँ कि लोअर पीसीएस में कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें
ग्रुप सी वाले बहुत बैठते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो आर ओ का जो दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ जो है वो 150 में से क्यों आपकी 107 गई, इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई? क्योंकि इसमें आपके आर ओ में सब आपके ग्रुप सी वाले बैठे हुए थे, सब इंस्पेक्टर वाले, ग्रुप सी वाले, ग्राम विकास अधिकारी वाले, इसलिए 107 चली गई। और 107 इसलिए गई क्योंकि वहां पे जो आपका 50 मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन का पेपर था, उसमें लगभग लगभग औसत सब ने 40 प्लस में क्वेश्चन किए थे। और इधर 100 में से सब कोई जो है अगर 40 यहाँ करके आ रहा है तो आराम से 100 में से कितने, 70 के करीब के 65 और 70 के बीच में करके आ रहे थे। इसलिए आपकी इतनी हाई मेरिट चली गई, किसकी? लड़कों की। और लड़कियों की जो मेरिट गई थी वो गई थी 102। ठीक है, तो आप लोग पक्का मान के चलना कि लोअर पीसीएस में भी आपकी जो मेरिट जाएगी वो लगभग यही जाने वाली है, क्या? आपकी 105 प्लस मान के चलना। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी चीज ये हो सकती है कि अब इंटरव्यू तो है नहीं इसमें, लोअर पीसीएस में, तो जो वो गुना होता है, यानी कि प्रीलियम से कितने गुना बच्चे जो है मेंस के लिए निकालें, ठीक है, वो अब रेशियो थोड़ा और बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको तो अब दूसरी स्टेज में ही छाट लेना है भाई, फाइनल कैंडिडेट। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में तक आते आते और बच्चे छट जाते थे। तो पहले वो 15 गुना निकालते थे, 15 टाइम्स, अब मेरे ख्याल से 20 गुना निकालेंगे। ठीक है, 20 से 22 गुना बच्चे ज्यादा मेंस में निकालेंगे। इससे क्या होगा कि उनको बच्चों का ज्यादा एक बंच मिलेगा जो मेंस राइटिंग कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो उस वजह से भी मेरिट थोड़ा सा इतना हाई ना जाके वही 102 105 के बीच में, पर हम सेफ साइड लेके चलेंगे अपना कि भाई लड़कियों की कितनी जाए 105, लड़कों की जाए 108 109। ठीक है, वो एक अलग चीज आपकी हो गई, लेकिन आपको अपने दिमाग में 105 वाला फॉर्मूला जो है तैयार रखना है। ठीक, और अभी से थोड़ा थोड़ा लिखना भी शुरू करो जो मैं लिखा रहा हूँ आप लोगों में मेंस के लिए। चलो भाई, उत्तराखंड में आते हैं हम लोग। एक मिनट, तो जो असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ उसको साथ में करते जाना आज भी। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट हो सकते हैं कि आप लोग के पढ़े हों, कुछ हो सकते हैं कि ना आपके पढ़े हों, पर इसको करते जाना। अच्छा, इसमें लिखिएगा और मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में लिखा रहा हूँ क्योंकि इससे आप लोग की थोड़ा हिंदी भी अच्छी होती जाएगी साथ साथ में। और उत्तराखंड के हिंदी क्वेश्चन में हिंदी में पढ़ो तो ज़्यादा थोड़ा सा फोकस हो जाता है, क्योंकि आपका, जैसे आपको बताइए कि आपका मेंस में जो सेकंड पेपर है वो क्या है, आधा ऐसे है जो कि आपको इंग्लिश या हिंदी में लिखना है और आधा पेपर आपका हिंदी में। ठीक है, अब हो सकता है कि ये 50 नंबर में कहीं हिंदी और ना जोड़ दें, मुझे इसी बात का डर है कि जो 50 नंबर का इंटरव्यू है उसमें कहीं हिंदी में एक पत्र लेखन और बढ़ा ना दें कुछ। ठीक है, इसलिए थोड़ा हिंदी इसमें हम लोग करेंगे। अच्छा, इसमें लिखिएगा द्वार हाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। द्वार हाट, द्वारा हाट को, ठीक है, द्वारा हाट को कुमाऊं का कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, और द्वार हाट जो है आपका कहाँ हो गया? अल्मोड़ा में। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए कि द्वार हाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है, तो इसको अंडरलाइन कर देना, कुमाऊं का खजुराहो। और एग्जाम में आएगा तो भाई क्या टिक करके आगे, आपका द्वार हाट जो है वो टिक करके आगे कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। फिर अगला लिखिएगा समय विनोद, मतलब लिखो समय विनोद। ठीक है, समय विनोद, समय विनोद उत्तराखंड का प्रथम हिंदी पत्र था। उत्तराखंड का प्रथम, ये आ सकता है एग्जाम में, उत्तराखंड का प्रथम हिंदी पत्र था, यानी कि एक तरीके का छोटा समाचार पत्र हो गया। समय विनोद उत्तराखंड का प्रथम हिंदी पत्र था जिसके संस्थापक, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक, जिसके संस्थापक, तो उम्मीद है कि संस्थापक का जो राइटिंग है, स्पेलिंग है, सही लिखोगे संस्थापक, इसलिए मैं लिखा रहा हूं कि अभी हिंदी भी थोड़ा सही करते रहो। जिसके संस्थापक जयदत्त जोशी थे, संस्थापक जयदत्त जोशी। तो ये जयदत्त जोशी का भी नाम पूछ सकते हैं, जयदत्त जोशी थे। ठीक है, ये जयदत्त जोशी साहब ने जो है 1868 में जो है इसकी स्थापना की थी, तो लिख दो जयदत्त जोशी थे। ठीक है, जयदत्त जोशी थे। फिर अगला लिखो, अगला पॉइंट करके लिखना, जोगिन चोटी,
जोगिन चोटी यानी कि पीक जो है, जोगिन चोटी उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, उत्तर काशी। आ सकता है एग्जाम में, भाई चमोली दे देंगे, पिथौरागढ़ दे देंगे। तो जोगन चोटी उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, फिर लिखो अगला, जागेश्वर मंदिर, जागेश्वर, जागेश्वर मंदिर, जागेश्वर मंदिर जटा गंगा नदी के किनारे स्थित है। जटा गंगा, ठीक है, जटा गंगा नदी के किनारे स्थित है। कई बार इसके नदी के, जो नदी का नाम है, कई बार पूछा गया है कि दो तीन जो आपके और भी नीचे ग्रुप सी के एग्जाम हुए थे कि जागेश्वर का वो नदी का नाम बताओ किस नदी किनारे है, तो जटा गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर लिखो अगला पॉइंट करके, मत्स्य विकास नीति यानी कि जो फिश डेवलपमेंट आपका होता है, तो मत्स्य की स्पेलिंग उम्मीद है कि आप जब लिख रहे होंगे तो सही लिख रहे होंगे, वरना देख लो। मत्स्य विकास नीति, मत्स्य विकास नीति 2002 में लागू की गई। ईयर पूछ रहे हैं आजकल ये लोग बहुत। 2002 में लागू की गई। ठीक है, मत्स्य विकास नीति 2002 में लागू की गई। ठीक है, 2002 में लागू की गई। फिर अगला लिखो, उत्तराखंड, उत्तराखंड खादी, उत्तराखंड, उत्तराखंड खादी, उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। ठीक है, उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना, की स्थापना 2002 में की गई। ठीक है, ये सब आसपास के हैं तो एग्जाम में आते हैं। 2002 में की गई। फिर एक और चीज लिखो, रेशा बैंकों की स्थापना, रेशा, ठीक है, रेशा बैंकों की स्थापना 2009-10 में की गई। ठीक है, रेशा बैंकों की स्थापना 2009-10 में की गई, 9-10 में की गई। ठीक, फिर लिखिए अगला पॉइंट करके, माला गांव, क्या आ सकता है एग्जाम में, माला, माला गांव, माला गांव नमामि गंगा परियोजना के तहत, माना गांव नमामि, पता ही होगा आपको गंगा को क्लीन करने के लिए नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे परियोजना के तहत, नमामि गंगे परियोजना के तहत पहला गंगा ग्राम बना है। पहला गंगा ग्राम, पहला गंगा ग्राम बना है। ठीक है, पहला गंगा, पहला गंगा ग्राम बना है, पहला गंगा ग्राम बना है। ठीक, फिर अगला लिखो, ये बड़ा फेमस मंदिर है इसलिए लिख लो, एग्जाम में आ सकता है। लिखिए, झूला देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। झूला देवी मंदिर कहां पर आपका, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में स्थित है। फिर लिखिए, सुखराव देवी मंदिर, देवी, हाँ, सुखराव देवी मंदिर कोटद्वार में स्थित है। हाँ प्रिया, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर ये मैं पूछ रही थी, उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड कहाँ पर हुआ है उत्तराखंड में? इसका जो वो है, एक मिनट, जो इसको बताऊंगा बाद में। इसका है वो ना ऑफिस, उसको छोड़ दो पीछे के, हम्म। अब इसे छोड़ दो उसको। अच्छा, फिर लिखो अगला, अ, ये भी एग्जाम में आ सकता है। लिखिए, विश्वनाथ मंदिर, उसके आगे लिख दो उत्तरकाशी।
विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। ठीक है, फिर एक चीज लिखो, ये 3 बार क्वेश्चन पता नहीं क्यों रिपीट हुआ है, इसको लिख लो, आ सकता है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां के लेखक भक्त दर्शन है। गढ़वाल की दिवंगत, ठीक है, अरे अंक की बिंदी होगी ऊपर, सॉरी। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, विभूतियां, ठीक है, विभूतियां, विभूतियां के लेखक, विभूतियां के लेखक भक्त दर्शन है, भक्त दर्शन है। ठीक है, फिर लिखो, गीता का गढ़वाली में अनुवाद, ये आ सकता है आपका, गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद, पूरा लिख लो, गढ़वाली भाषा में अनुवाद, गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद देखो किस किसने किया था। पहला लिखिए उमा दत्त नैथानी, उमा दत्त नैथानी। और इसको रोज रिवाइज करना है जितना मैं करा रहा हूं, क्योंकि मैं इसके भी एमसीक्यू बनाऊंगा और जो आप लोग का असाइनमेंट दे रहा हूं उसके भी आप लोग को मिलते रहेंगे। उमा दत्त नैथानी, और उसके बाद आदित्य राम, आदित्य राम, और आपके बच्चन सिंह, बच्चन बच्चन सिंह नेगी। प्रिया, आपके पास रीजनिंग की कौन सी किताब है? अरियंसी की है, अरे अरियंसी की। एक बार ना मुझे जरा उसका वो भेज देना, इंडेक्स। ठीक है, जो इंडेक्स है उसकी फोटो भेजना जरा मुझे। ठीक। अच्छा, उमा दत्त नैथानी हो गया, आदित्य राम हो गया, और बच्चन सिंह नेगी जो हो गए, वो इसके आपके क्या थे, गीता को गढ़वाली भाषा में जो अनुवाद किए गए थे, इसके मेन 3 लोग माने जाते हैं। ठीक। अच्छा, अगला लिखिएगा, श्रीदेव सुमन को, ये आ सकता है, लिखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। श्रीदेव, श्रीदेव सुमन को, श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु कहा जाता है, अभिमन्यु। ठीक है, गढ़वाल का अभिमन्यु कहा जाता है, गढ़वाल का अभिमन्यु कहा जाता है। ठीक है, ठीक। चलो फिर आज के हम लोग इतना रखते हैं, तो मैं आप लोग को अभी असाइनमेंट कल के नहीं किए हैं तो कर लेना, और कल से फिर हम एक चौथी चीज भी लेंगे 10 मिनट के लिए, वो है आपका करंट अफेयर्स। तो हम कोशिश करेंगे एक अपने सेशन में, अपना जो ट्रेडिशनल चल रहा है, 1 जनरल साइंस, 2 उत्तराखंड, 3, और कल से आपके 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, क्योंकि इस बार भी करंट अफेयर्स ने बहुत परेशान किया था अभी जो अपर पीसीएस का हुआ था, क्योंकि कोई उनका मतलब कोई ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड है कि यही से आएंगे कि नोबेल पुरस्कार आ गए या किताबें आ गए, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम लगभग लगभग सारी चीज़ें करंट अफेयर्स कर लेंगे जिससे हमारा ये हो जाए। तो प्रिया, मुझे वो भेज देना, एक बार इंडेक्स भेज देना, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा सा आपको काम देना शुरू करता हूँ, कि दोनों को फिर मैं इसके भी देना शुरू कर दूँ, क्या रीजनिंग के क्वेश्चन भी देना शुरू कर दूँ। ठीक है, चलो फिर कर